Okay, so we are going to do two papers, annual and supplementary of 2020 ENT. Question 1 says you have to write diagnosis as soon as you can. A 20-year-old female with history of psychological disorder presents with complaints of bilateral nasal obstruction and fever. Okay. On examination, there tenderness over the nasal bridge and there is fluctuant, smooth bilateral swelling of the nasal septum. What is your diagnosis? Septal abscess, right? Abscess ऐसे पता चला कि although examination पे septal abscess और hematoma बिल्कुल same लगते हैं, but हमें पता कैसे चला? Because fever था. Fever is the highlighting point. उसके बाद इन्होंने लिखा है what is the treatment and enumerate the complication from this condition. ये देखो, ठीक है? Septal hematoma और सेप्टल एब्सेस की सेम क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे फाइंडिंग होती है, बट भी डिक्लेयर एब्सेस है तो इसका मतलब है फीवर होगा. दिस इज द ओनली डिफरेंशिएटिंग पॉइंट वी हैव. अब ट्रीटमेंट क्या होगा? एंटीबायोटिक्स देनी है आपने फॉर 10 डेज, ठीक है? पेन किलर्स देने हैं, पेनाडॉल, और इंसिजन एंड ड्रेनेज करनी थी. इसकी इंसिजन एंड ड्रेनेज कैसे करनी थी कि आपने खोल देना था एंड यू हैव टू कीप इट ओपन फॉर 2 to 3 days. फिर इसको बुला के देखना था कि अगर दोबारा से कोई पस एक्यूमुलेट हुई है ना तो उसको क्लीन कर देना था. ठीक हो गया? पस हुई तो उसको कोई पस आई है तो उसको क्लीन कर देना था और उसके बाद दोबारा उसको बंद करना था. कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि डिप्रेशन हो जाएगा, सुप्राटिव नाक यहाँ से डिप्रेस हो जाएगी. क्यों? बिकॉज बैक्टीरिया विल ईट योर कार्टिलेज. क्यों डिप्रेशन हो जाएगी सुप्राटिव? कि बैक्टीरिया विल ईट योर कार्टिलेज. ठीक है? निक्रोसिस हो जाएगा कार्टिलेज का. उसके बाद सेप्टल परफोरेशन हो जाएगी, फिर डिप्रेशन होगी. ठीक है? सारा निक्रोसिस होगा. उसके बाद दे विल एक्चुअली परफोरेट सेप्टम को परफोरेट कर देंगे. उसके बाद दिस इज डेंजर एरिया ऑफ नोज. ठीक है? डेंजर एरिया ऑफ नोज कैसे बनते हैं? ये हमारी नोज होती है, अपर लिप पर ये डेंजर एरिया ऑफ नोज बनता है. तो इसमें जो भी इंफेक्शन होती है कैन कम्युनिकेट विद ब्रेन. कवेनस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, विच इज द मोस्ट डेडली कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेप्टल एब्सेस एंड हिमाटोमा. और इसके बाद मेनिंजाइटिस भी हो सकता है. आगे देखो, अगला क्वेश्चन है. एन 18-year-old boy was seen in ENT OPD with 8-month history of sensation of foreign body in the throat. उसको foreign body कब से feel हो रही throat में? On other complaints were right-sided nasal obstruction, single episode of blood-stained nasal discharge, post-nasal discharge, slight headache, snoring. Snoring क्यों हुई? क्योंकि बंद हो गया ना आपका पैसेज. Examination revealed huge polypoid mass hanging from nasopharynx into upper part of the oropharynx. Upon examination with the nasal speculum, a whitish soft mass was seen in the right nasal cavity. Upon palpation with suction tube, it was found to be mobile and did not bleed on touch. पहले मुझे इसका डीडी बता दो जो आपके माइंड में है. 18-year-old boy. अच्छा, डीडी बताओ और डेफिनेटिव डायग्नोसिस बताओ. शाबाश. डीडी है इसका जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा बिकॉज ऑफ मेल चाइल्ड है. ठीक है? उस पर हार्मोनल इफेक्ट होता है एंड ही इज 18-year-old. DD is juvenile angiofibroma, but your definitive diagnosis is it did not bleed untouched. वो तो बहुत extensively bleed करता है ना. तो इसका ये इंट्रोकोइनल पोलिप है. वेरी गुड. Intracoinal polyp की site of origin, investigation to be carried out and treatment of this condition. ये हो गया इंट्रोकोइनल पोलिप. इंट्रोकोइनल पोलिप क्या था? मैक्सिलरी एंट्रम में. एंट्रो से नाम याद रखना. मैक्सिलरी एंट्रम में. ठीक हो गया? एंड व्हाट इन्वेस्टिगेशंस वुड यू डू? कैसे नजर आता था क्लिनिकल एग्जामिनेशन में? क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे और उस एग्जामिनेशन पे करते थे?
पोस्टीरियर राइनोस्कोपी में नजर आता था। इंटीरियर में ये मिस हो जाता था, क्यों? क्योंकि पोस्टीरियरली ग्रो करता है, उसने लिखा भी हुआ है नेसोफेरिंक्स में। पोस्टीरियर राइनोस्कोपी में हमें, पोस्टीरियर राइनोस्कोपी हम किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं? नो, थियोरिटिकल स्पेकुलम से इंटीरियर राइनोस्कोपी करते हैं, पोस्ट नेजल मिरर से करते हैं। पोस्ट नेजल मिरर से देखते हैं तो ये देखो, इसने टंग डिप्रेसर यूज करके देखा तो नीचे देखा है यूविला के पीछे एक ग्रोथ नजर आ रही है, ठीक है, यूविला के पीछे नजर आ रहा है। तो और डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए वी विल हैव टू गो टू सीटी पैरानेजल साइनस, उसमें भरा हुआ ये नजर आ रहा है, ये मैक्सिलरी एंट्रम है, उसमें सारा का सारा भरा हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद हमने बायोप्सी लेनी करनी है। बायोप्सी क्यों करनी है हमने? बिकॉज वी नीड टू रूल आउट malignancy। अच्छा, इंट्रोकोइनल पोलिप को ट्रीट कैसे करते थे? यस, टू रूल आउट बायोप्सी। हाउ? यस, पहले आप ऐसा करो, इनको एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड्स दे देते थे, एंटीबायोटिक्स दे दो प्लस एंटीहिस्टामीन्स, क्योंकि एलर्जिक कॉल्स भी थी ना। और सर्जरी में क्या करते थे? विच प्रोसीजर डिड वी डू? विच इज द प्रोसीजर ऑफ चॉइस फॉर पोलिप्स? फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, फेस। अच्छा, और दूसरा इसका एक पूछा जाता है कि अगर ये रिकरेंट हो तो हम क्या करते हैं? कार्डियल का ऑपरेशन करते हैं, बट इट्स ऑब्सोलीट क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेसिव है। अच्छा, आगे अगला क्वेश्चन है, a 35-year-old female आई है, presented in emergency with a history of 3 C-sections and acute tonsillitis for 2 weeks. She was treated with oral and intravenous antibiotics for 4 days but did not improve. The patient presented with odenophagia, pain in swallowing, जिसको कहते हैं dysphagia, in change of voice, saliva drooling, decreased oral intake, fever for 3 days. Examination revealed that the patient appeared sick, pale, had fever with muffled voice. There was trismus. Trismus क्या होते हैं? Lockjaw. And there was no respiratory distress. Right tonsillar pillar was congested. अच्छा, एक tonsillar pillar congested है. Mucopus भी सिर्फ right में मिली है। और सबसे बड़ा हॉलमार्क विच वी लिटरली वर्शिप, एक हॉलमार्क जो वी वर्शिप करते हैं क्विंसी को डायग्नोज करने के, यूविला वाज पुश्ड टू द लेफ्ट, लिटरली दिस इज द हॉलमार्क ऑफ क्विंसी, ठीक है, यूविला वाज पुश्ड टू द लेफ्ट। और एक जब वो एक साइड का मेंशन करता है, लिटरली द हॉलमार्क, व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन इन कॉम्प्लिकेशन? तो ये हो गया क्विंसी। क्विंसी को ट्रीट कैसे करते थे हम? हाउ डिड वी ट्रीट द पेशेंट ऑफ क्विंसी? शाबाश। Since it's an abscess, what you will do? Incision and drainage. जब भी abscess आती है, in case you forget, please do incision and drainage under antibiotic cover. अब इसको ऐसे लिखना है आपने कि since Quincy उसको respiratory distress भी हो रहा है, admit the patient, ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट कर लो। एडमिट करोगे उसको, TX is for treatment, एडमिट कर लिया उसको, फिर वो पानी भी नहीं पी सक रही, आईवी फ्लूइड्स तो लगा दो उसको, जिसको ड्रिप कहते हो आप, ठीक है, आईवी फ्लूइड्स। फिर आप एंटीबायोटिक्स का कवर दोगे उसको, और वो भी आईवी डोजेस में दोगे क्योंकि स्वेयर इन्फेक्शन हुई है। एनाल्जेसिक्स देंगे हम, ठीक है, ओरल हाइजीन सजेस्ट करेंगे। किसके? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कहा था कि गार्गल्स करने हैं, ठीक है, माउथ वॉश जो होगा कंटेनिंग सोडियम पेरोक्साइड, जिसको हम H2O2 वाला कहते हैं। और इसके बाद एब्सेंस है तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर इंसिजन एंड ड्रेनेज। उसके बाद ठीक हो गया, इंसिजन एंड ड्रेनेज।
अच्छा, एक तो और आप लोगों ने बात मिस कर दी, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस भी उसको 2 वीक्स बाद हुआ था। तो क्विंसी इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटरवल टॉन्सिलेक्टमी करते हैं। इंटरवल टॉन्सिलेक्टमी का क्या मतलब होता है, हम एंटीबायोटिक खिलाएंगे उसे, ठीक है। इंटरवल टॉन्सिलेक्टमी का मतलब होता है हम एंटीबायोटिक खिलाते हैं उसे 6 वीक तक। उसके बाद कहते हैं हम आपके रिमूव कर देंगे, ठीक है। उनको आप टाइम दे के भेज देते हो कि आप 6 वीक बाद आना, ये एंटीबायोटिक खाओ, एंड देन प्लीज कम बैक आफ्टर 4 to 6 वीक, ठीक है। एक्यूट अटैक ऑफ क्विंसी में तो सारी पस है ना, तो वी कैन नॉट डू ऑपरेशन राइट नाउ। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, सारी नेक की जो इन्फेक्शंस है वो उठा के लिख दो, क्योंकि आई टोल्ड यू दे ऑल कम्युनिकेट, ठीक है। हेड एंड नेक्स की स्पेसेस सारी, मोस्ट कॉमन जो है इसकी पैराफ्रेंजियल है, ठीक है। और कभी कभी ये को एग्जिस्ट भी कर रही होती है जब नेक वाला साइन भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। पैराफ्रेंजियल एब्सेस, लेरिंग्स का एडीमा, सेप्टिसीमिया, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाएगी। वो ऑलरेडी भी एंटीबायोटिक खा रही थी बट दे वर नॉट इफेक्टिव, तो डू यू थिंक वी शुड गो फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टू, क्योंकि उसने आईवी भी खाई है, ओरल भी खाई है, तो अपने ट्रीटमेंट में आपने लिखना है मैं थोड़ी सी एब्सेस को एस्पिरेट करके आई शुड सेंड इट फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। उसके बाद नीचे चली जाएगी तो लंग एब्सेस, जुगुलर वेनस थ्रोम्बोसिस, कौन सी वाली एब्सेस में जब जाती है इन्फेक्शन होगा, इसके इंटीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट्स पढ़ाए थे, जुगुलर वेन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पढ़ी थी ना पैराफेंजियल एब्सेस की। अच्छा आगे देखो, a 4-year-old male child is admitted to NICU, neonatal intensive care unit of the hospital because of inspiratory stridor, okay, in profound desaturation while feeding, वो feed भी नहीं कर सकता। What is the commonest cause of stridor in this age group? 4-day-old male child. Laryngomalacia ये। अच्छा, what finding do you expect to visualize on larynx with flexible laryngoscope? क्या मिलता है जब इन बच्चों को एग्जामिन करते हैं? It's a 2 marks question to please put some detail into it, right? इसमें हमें क्या मिलता है, elongated epiglottis मिलता है जो अपने ऊपर ही कर्ल हुआ होता है, floppy airy epiglottic folds मिलते हैं और prominent arytenoids मिलते हैं। 3 things, right? What do we find? Floppy elongated epiglottis curled upon itself, जिसको हम omega sign कहते हैं, floppy airy epiglottic folds in prominent arytenoids. What is the treatment of this likely cause? अगर severe respiratory obstruction है तो we do tracheostomy. दूसरा, we can do plastic surgery of the larynx. उसको क्या कहते हैं, supraglottoplasty. Because it's supraglottic lesion, तो supraglottoplasty. Also, always try medical treatment. ये तो book में लिखे हुए हैं ना, surgical treatment. Medical treatment में please give antibiotics and steroids. क्यों? Because they protect airways. Give steroids as well. ठीक हो गया? And also consult the patient कि 2 साल तक हो सकता है खुद ही disappear हो जाए। अगर symptoms बहुत severe हैं तो then we will proceed towards tracheostomy. अगला क्वेश्चन है, a 34-year female underwent near total thyroidectomy. ठीक है, उसने near total thyroidectomy कराई है 2 months back. Since then she complains of difficulty in breathing, worsening on exertion. She reveals stridor with good voice. IDL in direct laryngoscope shows immobile vocal cords in paramedian position. What is the cause of vocal cord immobility in treatment option? क्या हो गया इसको?
थायराइड के ऑपरेशन में क्या होता है? शाबाश। Recurrent laryngeal nerve is damaged. ठीक है? During thyroid operation, it is cut by as a complication happen. ठीक हो गया? It is bilateral recurrent laryngeal nerve injury क्योंकि उसी में पैरामीडियन कॉर्ड्स पड़े होते हैं. अब अदर कॉजेज क्या है? थायराइड सर्जरी है, कार्सिनोमा ऑफ थायराइड है, कैंसर सर्वाइकल इसोफेगस और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी. ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसका? यस, इट्स बायलेटरल. इट इज बायलेटरल, इट्स नॉट यूनिलेटरल. ट्रीटमेंट करेंगे ट्रेकियोस्टमी, ठीक है, या वाइडनिंग करना है रेस्पिरेटरी एयरवे को विदाउट परमानेंट ट्रेकियोस्टमी. तो हमारे पास अब नई टेक्निक्स आ गई जिनके नेम्स आपने लिखने हैं. ट्रांसवर्स कॉर्डोटोटमी, जिसको कैशमा ऑपरेशन कहते हैं. पार्शियल एरिटेनोइडेक्टमी, ठीक हो गया. रीइनर्वेशन प्रोसीजर्स, थायरोप्लास्टी टाइप 2 जो कि लेटरल एक्सपेंशन करती है लेरिंग्स की, सिमिलर टू वोकल कॉर्ड लेटरलाइजेशन. जस्ट राइट नेम्स. ट्रेकियोस्टमी, second widening of respiratory airway without permanent tracheostomy. एंडोस्कोपिक अप्रोच है. हमारे पास नई टेक्निक्स आ गई, इनके सिर्फ नेम्स मेंशन करने हैं. आगे देखो. A 2-year-old boy was brought to hospital for evaluation of harsh cough and difficulty in breathing. He developed cold with runny nose 3 days ago, has been feeling ill. His mother said he was awake most of the previous night with a barking cough, noisy breathing. Physical examination revealed lower lid retraction. उसके बाद biphasic stridor. अच्छा, biphasic stridor कौन से वाली लीजन में आती है? किधर होगा obstruction जिसकी वजह से ये turbulent flow हुआ है? biphasic lesion क्यों होता है? बायफेसिक होता है जब ग्लॉटिस का, सबग्लॉटिस का, सर्वाइकल ट्रेकिया का लीजन होता है. ठीक हो गया? नीचे की तरफ चले गए हम. His vital included pulse of 130 mm, respiratory rate of 40 bp, itna, auxiliary temperature itna. There is no cyanosis and no other abnormal sign. What is the likely diagnosis? Investigation should be advised in treatment. Shabash, it's group. इन्वेस्टिगेशन जो है बड़ी फेमस इसकी. ये बार्किंग कफ हो गई, किस पोजीशन में करनी है और इसमें निकलता क्या है? प्लीज राइट. एक्सरे. नेक का कराना है, चेस्ट का कराना है? कहाँ का होता है एक्सरे? इसमें ये आते हैं स्टीपल साइन. How do we get steeple sign? X-ray, neck, AP व्यू में. ठीक है, ये स्टीपल साइन आता है जो कि चर्च का होता है. और इसके बाद ट्रीटमेंट कैसे करना है इन पेशेंट का? How do we treat such patient? इनको एडमिट कर लें. आई टोल्ड यू ऐसे ही एडमिट करना है. इसको एडमिट कर लोगे आप, ठीक है, एडमिट कर लोगे. देन व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? ऑक्सीजन लगाओ. द चाइल्ड इज अनएबल टू ब्रीथ. ऑक्सीजन लगाओ. एंटीबायोटिक्स दे दो, बट द कॉज इज वायरल इन नेचर. कौन सा वायरस कॉज कर रहा होता है? पैराइन्फ्लुएंजा टाइप 1, टाइप 2. ठीक हो गया? टाइप 1 और टाइप 2 कर रहा होता है. एंटीबायोटिक्स हम देंगे कि सुपर एडेड कोई और इन्फेक्शन ना हो उसके लिए. उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट था, हमने इस पर स्टेरॉइड जरूर देनी थी लेरेंजियल एडिमा को रिड्यूस करने के लिए, और इसी में हमने एड्रेनालिन देनी थी. एड्रेनालिन. और अगर फिर भी हमसे नहीं समझता, आईवी फ्लूइड्स तो इन सारी कंडीशंस में मस्ट निकलेगी, क्योंकि बच्चा पी नहीं रहा. फ्लूइड्स दोगे तो
the child will get less dehydrated. अगर हमसे नहीं संभलता then it is an indication अगर उसका respiratory airway obstruction होती तो tracheostomy की तरफ हम जाएंगे. ठीक है, tracheostomy if there is airway obstruction. अगला क्वेश्चन है, a 36-year-old male presented with complaint of painless swelling on the right ear growing for the last 2 days. He has no significant previous medical history, but there is history of trauma to ear while playing the football. ठीक है, कोई एक painless सी swelling होगी. On examination, there is slightly compressible swelling affecting the concha, limited to the area, approximately 10 into 5 mm की है. On examination, what is the diagnosis concluded from the history? Ear deformity if not treated timely, and what's the treatment? क्या हुआ ये? Auricular hematoma. ठीक है, क्या किस चीज से इसको ट्रॉमा हुआ है? हिस्ट्री में लिखा हुआ है फुटबॉल प्ले करते हुए. ठीक है, फुटबॉल लगी है कान पे. ट्रॉमा की हिस्ट्री पॉजिटिव है. अगर आप इसको ट्रीट नहीं करोगे तो कॉलीफ्लावर अपीयरेंस एयर बन जाएगा. व्हाट्स दैट? यस, ऑरिकुलर हीमाटोमा. ट्रीट कैसे करते हैं ऑरिकुलर हीमाटोमा? और कॉलीफ्लावर क्या चीज होती है? गोभी के फूल की तरह हो जाएगा कान. एंड व्हाई विल इट टर्न इनटू कॉलीफ्लावर अपीयरेंस? जब ये हीमाटोमा के ऊपर बैक्टीरिया ऐड होंगे, ठीक है, बैक्टीरिया ऐड होंगे तो फिर ये तो एयर डिफॉर्मिटी होगी. उसके बाद बैक्टीरिया ऐड होंगे तो पेरिकॉन्ड्राइटिस भी हो सकता है. पेरिकॉन्ड्राइटिस क्या होता है? व्हाट इज पेरिकॉन्ड्राइटिस? जब निक्रोसिस शुरू हो जाता है कार्टिलेज का, कार्टिलेज का निक्रोसिस शुरू हो जाएगा, बैक्टीरिया विल स्टार्ट ईटिंग इट. तो अब इसको ट्रीट कैसे करना है हमने? देखो, ऑरिकुलर हीमाटोमा को आपको एस्पिरेट आउट करना पड़ेगा अंडर एसेप्टिक कंडीशन. अंडर एसेप्टिक कंडीशन आपको एस्पिरेट आउट करना पड़ेगा. व्हाट एल्स डू यू नीड टू डू? एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी और इसको पैक करना पड़ेगा. ये देखा है कॉटन रोल से, बुक में लिखा हुआ डेंटल रोल से, कॉटन रोल से इसको पैक करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेस पे दोबारा बस चीजें कलेक्ट हो जाएंगी. इसलिए हम इसे दोनों तरफ से कॉटन की रोल्स लगा के मीडियल और लेटरल सरफेस पे पैक कर देंगे इसको. अगर कोई स्पेस ही नहीं होगी तो पस भी नहीं होगा और दोबारा ब्लड भी नहीं जमा होगा. टू प्रिवेंट रीअक्यूमुलेशन, राइट. ये देखो ऑरिकुलर हीमाटोमा पड़ा हुआ है. उसके बाद क्या हुआ? कॉलीफ्लावर एयर डिफॉर्मिटी होगी इफ इट्स नॉट ट्रीटेड. तो लेस देन 7 days में इंसिजन एंड ड्रेनेज करो और फिर प्रेशर ड्रेसिंग करो. प्रेशर ड्रेसिंग हम कॉटन रोल से करते हैं. अब क्वेश्चन है, 28-month-old female, 23 months, presented with a 2-day history of rhinorrhea, a 1-day history of increased irritability, fever to 101.5 Fahrenheit, right ear tugging. Mom denies the child had any nausea, vomiting, or diarrhea. On examination, tympanic membrane is congested. What is the diagnosis, stages, and treatment? ASOM है, लेकिन ये membrane congested का क्या मतलब है? What does membrane congested means? ये देखो, मैंने कार्ट व्हील अपीयरेंस बताई थी ना, उस पर सारी वेसल्स नजर आ रही होती हैं. ठीक हो गया? उस पर वेसल्स नजर आ रही होती हैं. कार्ट व्हील अपीयरेंस, ये देखो सारी कंजेस्टेड है. वेसल्स नजर आ रही है इसके ऊपर, कंजेशन हुई हुई है. अब इसके स्टेजेस पूछे हुए उसने. स्टेजेस क्या होते हैं? पहले ट्यूबल इक्लूजन होती है. ठीक है, सिर्फ इनके नेम्स लिखने हैं. दोबारा क्वेश्चन दिखा दो. शुड आई रीड इट फॉर यू? 30
A 23-month-old female who presented to the history of rhinorrhea. Rhinorrhea हुआ तो क्या हो गया, ट्यूबल उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। उसके बाद वन डे हिस्ट्री ऑफ इंक्रीज इरिटेबिलिटी फीवर है, राइट ईयर में टगिंग हो गई है। मॉम डिनाइज एनी नोजिया वॉमिटिंग और डायरिया। अब टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कंजेस्टेड है। इस एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, क्यों? क्योंकि ट्यूब राइनोरिया हुआ था ना, ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ट्यूब कौन सी होती है? ईस्ट्रिशियन ट्यूब। फिर प्री सेपरेटिव स्टेज होगा जहाँ पे कार्टव्हील अपीयरेंस होती है। उसके बाद सुपरेटिव होगा जिसको निपल स्टेज कहते हैं। ठीक है, अगर सुपरेटिव स्टेज पे आता है तो आप क्या करते हो? इफ द पेशेंट कम्स टू यू एज सुपरेटिव स्टेज, व्हाट डू यू डू? एक बड़ी क्लासिकल सी चीज है, उसकी इंडिकेशन है, मेरिंगोटमी करते हैं। इट्स एन इंडिकेशन फॉर मेरिंगोटमी। उसके बाद स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन है जहाँ पे पस वगैरह सब खत्म हो जाती है। और स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन है जिसमें it goes to brain, ठीक है, fission of palsy, vertigo and other complication happen, brain abscess हो सकती है। इसको treat कैसे करते हैं? How do you treat ASOM? ASOM का मतलब सुपरेटिव बैक्टीरिया लगे हुए हैं ना, ट्रीटमेंट लिखवाओ इसका। सिंपल, स्टार्ट विद एंटीबायोटिक। उसके बाद उसको राइनोरिया है तो नेजल डीकंजेशन ड्रॉप्स दो। ऑक्सीमेटाजोलिन, एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन। फीवरिश है, चाइल्ड इज फीवरिश, राइट? उसके लिए क्या देते हैं? एंटीपायरेटिक्स देते हैं हम। एनाल्जेसिक्स देने, ठीक है। एयर टॉयलेट करना है, एयर को सारा क्लीन करो। और उसके बाद लिखोगे सर्जिकल प्रोसीजर में हमारे पास क्या? मेरिंगोटमी अवेलेबल है। दो इंडिकेशन बता दो मुझे मेरिंगोटमी की, दो मोटी इंडिकेशंस बता दो मेरिंगोटमी की। देखो, जब वो आता है निपल स्टेज पे जिसको सुपरेटिव स्टेज कहते हैं वो, या तो फिर आपका जो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट है वो फेल हो जाए। ठीक है, सपोज अगर आपको बुक की याद ही रहती तो हम सर्जरी में तभी जाते हैं जब आपका मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए। ठीक है, सर्जरी पे हम तब जाते हैं जब आपका मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए। और दूसरी बात है, अगर आपके पास निपल स्टेज पे आता है या सुपरेटिव स्टेज पे आता है तो यू प्रोसीड विद मेरिंगोटमी। ये दो इंडिकेशंस हो गई। आगे क्वेश्चन है, a 34-year-old female had chief complaints of spontaneous transient episode of tinnitus, fullness in air, hearing loss, all in the left ear. ठीक है, vertigo episode lasted anywhere from several hours to a day and were preceded with tinnitus. It's a ringing. What is the most likely diagnosis from the given history, variants, and surgical options? Shabash, it's the Meniere's disease. What are its variants? इसके सिर्फ names लिखने हैं, उसके बाद surgical options लिखने होंगे। Meniere's disease हो गई। इसके जो हमारे पास variants हैं, ठीक है, one option is cochlear hydrops, other is vestibular hydrop। उसके बाद drop attack जिसको टुमार्किन्स ऑटोलिटिक क्राइसिस भी कहते हैं, और लेहरमोइज सिंड्रोम। यू हैव टू जस्ट राइट नेम्स, मेमोराइज नेम्स। एक कॉक्लियर है, एक है वेस्टिबुलर हाइड्रॉप्स, ठीक है, एक है ड्रॉप अटैक्स और लेहरमोइज सिंड्रोम। आगे आ जाओ, उसके लिखा हुआ है कि हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं। उसके अंदर हमारे पास है कंजर्वेटिव है, ठीक है, डिकम्प्रेशन ऑफ एंडोलिम्फेटिक सैक, एंडोलिम्फेटिक सैक शंट ऑपरेशन, फिक्स ऑपरेशन, यू हैव टू जस्ट राइट नेम्स। ठीक है, सेक्शन ऑफ वेस्टिबुलर नर्व रिमूव कर दो बिकॉज इट गेट्स ओवर स्टिमुलेटेड, या अल्ट्रासोनिक डिस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टिबुलर लेब्रिंथाइन। डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर में है पूरी लेब्रिंथाइन को ही रिमूव कर दो। लेब्रिंथाइन
protect me. अच्छा, आगे क्वेश्चन है, a 40-year-old swimmer comes with a history of itching. Swimmer है, watery discharge from right ear. Since last 5 months, on examination, black spore with filamentous mass. What is your diagnosis, treatment, and the precaution you will tell the patient? ऑटोमाइकोसिस है, एंड यस, इस निगर ब्लैक का याद किया था हमने, ये हो गया ऑटोमाइकोसिस. सिंस इट्स फंगल इन नेचर, तो क्या देंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम इसका? सब कुछ भूल गया. सपोज इन एग्जाम व्हाट आर यू गोइंग टू राइट? नया स्टेटन देंगे और ऊपर एक एंटीबायोटिक दे दो, ठीक हो गया. और एयर टॉयलेट एंड प्रिकॉशंस सजेस्ट करो. हाँ, अगर सपोज इन एग्जाम यू फॉरगेट बट यू रिमेंबर योर ऑटोमाइकोसिस एंड फंगल इन नेचर है, तो आप एक एंटी फंगल ड्रॉप दो, उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स दो, एंड देन यू सजेस्ट फॉर क्लीनिंग ऑफ द एयर. ठीक है, ऑटोमाइकोसिस है, ये ब्लैक कलर का नजर आ रहा है कान में सारा, तो सबसे पहले एयर टॉयलेट तो सजेस्ट करो, इसको क्लीन करवाओ, एयर टॉयलेट को, एयर को टॉयलेट कराओ, एयर को सारा क्लीन कराओ. उसके बाद नया स्टेटन देने. ठीक है, एयर टॉयलेट कैसे कराते हैं? यू कैन स्ट्रिंज इट आउट, स्ट्रिंजिंग थे, वी हैड प्रोबिंग. नया स्टेटन देने 2% सैलिसाइक्लिक एसिड इन अल्कोहल से क्लीन करा सकते हैं. एंटीबायोटिक्स देनी है, ठीक है, स्टेरॉइड्स दे सकते हैं पेट्री पेनिट्रेशन के लिए. एंटीबायोटिक्स कौन सी थी? कोट्रामेजोल. आगे प्रिकॉशंस क्या कहने हैं? आपने इसको कहना है कि आपने अब वाटर में जाने से पहले स्विमिंग थोड़ी देर के लिए आप हॉट पे लगा दें. हमेशा नहाने के बाद अपने एयर्स को ड्राई करना है. कॉटन स्वैब, कॉटन बर्ड से क्लीन कर सकते हैं. कॉटन स्वैब का मतलब है डाल के लोग रख लेते हैं, उसको निकालते हैं नहीं, उससे और उल्टा फंगल ग्रोथ होती है. ठीक है, और स्क्रैच नहीं करनी स्किन आउटसाइड और इनसाइड योर एयर. वो जो पिंस वगैरह डालते हैं, पिंस डाल के लोग स्क्रैचिंग करते हैं, दैट इज नॉट अलाउड. रबर से डाल लें. अच्छा, कॉटन बर्ड्स डाल सकते हैं, कॉटन स्वैब नहीं डाल सकते. समझ आ रही? कॉटन स्वैब, आप कॉटन उठा के रख लो तो वो स्वैब है, उससे उल्टा जो है मिस्टी सा रह जाएगा कान और उल्टा ग्रो करेगी. डू यू अंडरस्टैंड? कॉटन बर्ड से क्लीन कर सकते हो, बट डू नॉट पुट कॉटन स्वैब इनसाइड योर एयर. आगे, a 75-year-old teacher comes to you with a history of progressive bilateral hearing loss OP. No history of earache, tinnitus, ototoxic drug और trauma. एकदम से बैठे बिठाए, एकदम से नहीं प्रोग्रेसिव हुई है. 75-year-old टीचर की क्या हो गया ऐसा? +5 एक्सेस है, एज फैक्टर, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, so we become slightly deaf. उसके बाद 4 drugs that can lead to ototoxicity. At least 4 causes of sensory neural hearing loss. ये हो गया old people without any history of trauma or any vertigo, tinnitus or ototoxic drug go slightly deaf. Ototoxic drugs की कोई भी लिख दो. I can write gentamicin, furosemide, quinine, any drugs, tobacco, alcohol, whatever you remember. Just write 4 drugs. उसके बाद सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस की कॉजेस. ठीक है, एक तो कंजेनिटल बाय बर्थ प्रेजेंट है, कोई एनोमली है जो इनर एयर की है. ठीक है, अगर मिडिल एयर की एनोमली होती तो विच हेयरिंग लॉस वुड इट रिजल्ट इन? मिडिल एयर की एनोमली है. I tell you, a child was born with middle ear anomaly. His malleus was missing. ठीक है, ossical discontinuity होगी ना. If malleus is missing, it's conductive hearing loss then. आगे, एक तो इनर एयर में कोई इसका डैमेज या अपरेटस
या एक्वायर्ड में क्या हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया लेब्रिथाइन को, इन्फेक्शन हो गई, ठीक है, नॉइस इंड्यूस ऑटोटॉक्सिक ड्रग ले ली, प्रेस्बाइकोसिस हो गई, मीनियस डिजीज, एक्वेस्टिक न्यूरोमा, ठीक हो गया, और डायबिटीज हो गई बिकॉज डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व हो जाती है, हाइपोथायराइडिज्म, क्यों, क्योंकि वो मीनियस डिजीज का कॉजेटिव फैक्टर है, राइट। इस तरह से यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. A 25-year-old female presents with gradually increasing bilateral deafness. Examination revealed bilateral normal intact tympanic membrane. ठीक है, tympanic membrane external एरिया कोई मसला नहीं है. PTA pure tone audiometry revealed a dip in 2000 hertz in the bone conduction. Tuning fork tests revealed conductive hearing loss. What is the most probable diagnosis? One audiological test which confirms your diagnosis, spectrum of inheritance, enumerate different treatment options available. Otosclerosis है ये, और ये Carhart notch है. Audiological test ये तो बिल्कुल पास पेपर का रिपीट हुआ हुआ है. Again you can write pure tone audiometry पे dip आएगा 2000 पे, which is characteristic of Carhart notch. पैटर्न कौन सा होता है? ट्यूनिंग फोक लिख दो, रेनीज लिख दो, doesn't matter, any, you have to just write one. अच्छा, what is the pattern of inheritance of this disease? Pattern of inheritance क्या था? Was it X-linked? Was it autosomal recessive? Was it autosomal dominant? कौन सा वाला था? AD था, autosomal dominant था. What were the treatment options available? क्या थे हमारे पास ऑटोस्क्लेरोसिस के पेशेंट के? Unfortunately, we had सोडियम फ्लोराइड्स के पीछे कोई एविडेंस नहीं है, और हमारे पास सर्जरी थी. मेडिकल ऑप्शन में सोडियम फ्लोराइड, सर्जरी में वी हैड स्टेपीज को रिमूव करके प्रोस्थेटिक्स, स्टेपिडेक्टमी और स्टेपिडोटमी. स्टेपीज को रिमूव करके वी हैड टू गेट अ प्रोस्थेटिक, टेफ्लॉन की थी. अच्छा, ये ऑटोस्क्लेरोसिस वाले ग्राफ में देखो, देयर आर 2 लाइंस. ठीक हो गया. 2 लाइंस का क्या मतलब होता है? कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, एक एयर कंडक्शन की, एक बोन कंडक्शन की. ठीक हो गया. उसके बाद 2000 हर्ट पे देयर इज अ नॉच, इसको आप कारहार्ट कहते हो. ठीक है. आगे क्वेश्चन है, बॉक्सर गॉट स्पेयर इंजरी टू नोज on the day before, presented with almost complete blockage of nose, no external deformity of the nose. Interior rhinoscopy showed bilateral smooth reddish swelling on X-ray. Nasal bone showed no fracture. ठीक है, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ. What is the probable reason for this clinical finding? उसने diagnosis नहीं पूछा, reason पूछा है. Sorry, you don't have to write hematoma. Hematoma लिखोगे लेकिन explanation लिखो. एक्सप्लेनेशन ये है कि कलेक्शन ऑफ द ब्लड अंडर पेरिकॉर्डियम और पेरिओस्टियम ऑफ द नेजल सेप्टम, ऐसे लिखना है इसका आंसर, व्हिच रिजल्ट्स इन नेजल हीमाटोमा. अगर आप सिर्फ नेजल हीमाटोमा लिख दोगे, इट वोंट जस्टिफाई 0.5 मार्क्स फॉर कंप्लीट आंसर. आपने रीजनिंग करनी है, कलेक्शन ऑफ ब्लड अंडर पेरिकॉर्डियम और पेरिओस्टियम ऑफ द नेजल सेप्टम. हाउ विल यू ट्रीट फॉर कॉम्प्लिकेशन इफ लेफ्ट अनट्रीटेड? देखो, ये देखो, पेरिकॉर्डियम के अंदर नेजल सेप्टम और पेरिकॉर्डियम के बीच में ब्लड पड़ा हुआ है ना. कैसे करते हैं हम? अगर स्मॉल हो तो सिंपल एस्पिरेट आउट कर दो, एंड इफ इट्स लार्जर तो इंसिजन एंड ड्रेनेज करके पैक कर दो और एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर दो. स्मॉल है तो आप एस्पिरेट कर दो. इफ इट इज लार्ज तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंसिजन एंड ड्रेनेज विद एंटीबायोटिक कवर. अच्छा, कैन यू टेल मी कि क्या कॉम्प्लिकेशन है सेप्टल हीमाटोमा की?
पहले सेप्टल हीमाटोमा के बाद सेप्टल एब्सेस बनेगा, एब्सेस बनेगा तो फिर निक्रोसिस हो जाएगी, सेप्टल नोज डिफॉर्मिटी, ठीक है, डिफॉर्मिटी बनेगी, फिर परफोरेशन हो सकती है, मेनिंजाइटिस इन डेंथ कैवेनस साइनस थ्रोम्बोसिस। वी जस्ट डिड ऑल ऑफ दीज 2-3 minutes ago. आगे लिखा हुआ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ ट्रेकियोस्टमी? 3 इंडिकेशंस लिखनी है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रेकियोस्टमी। इंडिकेशंस क्या है कि कौन कौन सी डिजीज के नेम्स हमने पढ़े हैं जिनमें आप ट्रेकियोस्टमी करते हो? अच्छा वेट, ऑटोस्क्लेरोसिस वाले क्वेश्चन का डायग्नोस्टिक पॉइंट समझ नहीं आया। दोबारा से करें एक सेकंड के लिए। ऑटोस्क्लेरोसिस 25-year-old फीमेल है, ठीक है। ऑटोस्क्लेरोसिस का क्या कॉन्सेप्ट है आपका, कैसे होता है ऑटोस्क्लेरोसिस? आंसर करो, आई एम वेटिंग फॉर यू टू राइट द आंसर। क्या कॉन्सेप्ट है ऑटोस्क्लेरोसिस का, क्या चीज है ये, कैसे होता है? कनेक्टिव हेयरिंग लॉस तो है, होता कैसे है, क्या चीज है इसमें, ऑटोस्क्लेरोसिस क्या हो रहा है, हो क्या रहा है इसमें? वी आर डूइंग ऑटोस्क्लेरोसिस राइट नाउ, तो अभी ये बताओ कैसे होता है ऑटोस्क्लेरोसिस, क्या चीज है ये, क्या डिजीज है, क्या इसकी पैथोजेनेसिस है, हाउ इट हैपेंस? हाँ, बोनी लेवल जो ऑटिक कैप्सूल होता है उसको क्या हो गया? हाँ, वो कन्वर्ट हो जाता है स्पॉन्जी बोन में, ठीक है। डेंस एंडोकॉन्ड्रियल बोन इज कन्वर्टेड इनटू स्पॉन्जी बोन। अब जो स्पॉन्जी हो गई तो वो अच्छी तरह से वाइब्रेट नहीं कर सकती, ठीक है। वहां पे जो फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज है वो अंदर की तरफ धंस गया। अच्छा, बायलेटरल है ये। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि टेम्पेनिक मेम्ब्रेन की पैथोलॉजी तो नहीं है। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन किन डिजीज में नॉर्मल नहीं होती? कैन यू नेम 2 डिजीज इन विच टेम्पेनिक मेम्ब्रेन इज नॉट नॉर्मल, जिसमें लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स या बल्जिंग हो जाती है उसकी? एएसओएम राइट, सीएसओएम में परफोरेटेड होती है और ग्लू है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है देयर इज अ डिप एट 2000 हर्ट्ज, ठीक है। ये डिप जो है ना शो करती है मिडल एयर की रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को। मिडिल एयर में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, एमआईएस के पास कोई प्रॉब्लम, उसके बाद कंडक्टिव हेयरिंग लॉस आ गया, फीमेल है 25 years की। तो ये सारे फीचर्स, अगर ये आपको और ऑल्टरनेट क्या लगता है इसका डायग्नोसिस होना चाहिए? नूर, आई एम वेटिंग फॉर यू टू आंसर, किसका ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस क्या लगता है अगर हम ऑटो को छोड़ देते हैं? आई डोंट थिंक ये वाले फीचर्स किसी और में होते हैं। अगर सपोज मीनियर डिजीज होती तो उसमें उल्टियां लिखते, रिंगिंग सेंसेशन इन द एयर लिखते, कुछ भी ऐसा नहीं है। और मीनियस में सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, उसमें क्यों मिलेगा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस? कोई और लगता है आपको इसके अलावा डायग्नोसिस होना चाहिए? यही होना चाहिए कि अभी भी किसी को डाउट है, दे वांट टू से कि दिस इज नॉट ऑटो? प्लीज आंसर राइट। उसके बाद वी वर डूइंग, हाँ, कौन सी डिजीजेस में हमने ट्रेकियोस्टमी की थी, मोटी मोटी डिजीजेस जो कि इंडिकेशन थी ट्रेकियोस्टमी की? एक मैं बता देती हूँ, हमने एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में करते, और किस में करते? अभी भी एक डिजीज पड़ी जिसमें कर रहे थे हम। हाँ जी, डिप्थीरिया में करते हैं, कोमा में करते हैं, और देखो इसकी 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन होती है। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन इन्फेक्शंस में, जिसमें एक्यूट रेंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस है, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। उसके बाद जो हमने जितनी हेड एंड नेक स्पेस की इन्फेक्शन पढ़ी थी, लुडब्रिक एंजाइना, पेरिटॉन्सिलर सेप्ट, एब्सेस, रेट्रोफ्रिंजियल, पैराफ्रिंजियल, सब में कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आज हमने पढ़ा है बायलेटरल एब्डक्टर पैरालिसिस में भी करते हैं हम, राइट।
उसके बाद अगर ये तो पहली इंडिकेशन है ना जिसमें इन्फेक्शन हुई हो, राइट। दूसरी इंडिकेशन रिटेन सिक्रीशन हो, बंदा खुद से ना इनएबिलिटी टू कफ हो, वो कोमा में हो, कफ करके अपनी सिक्रीशंस को बाहर नहीं निकाल सकता, या उसके पैरालिसिस हो गया रेस्पिरेटरी मसल का, लाइक जीबीएस सिंड्रोम, माइस्थीनिया ग्रेविस, राइट। उसके बाद थर्ड है रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, ये इसमें सीओपीडी वाली डिजीजेस में करते हैं जो हम पैथो में पढ़ते हैं। कौन कौन सी है सीओपीडी वाली में? एम्फाइसीमा में, ठीक है, एटीलेक्टेसिस में, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, क्रॉनिक लंग डिजीज में करते हैं। 3 इसकी हेडिंग्स बनानी है, एक रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, एक रिटेन सिक्रीशन, आगे दो दो तीन तीन लिखनी है डिजीजेस, और एक बनानी है रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। उसके बाद द क्वेश्चन वाज व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रेकियोस्टमी। ट्रेकियोस्टमी की कॉम्प्लिकेशन है इमीडिएट यानी ऑन द टाइम ऑफ ऑपरेशन। कौन कौन सी होती है? हेमरेज हो जाता है, ठीक है, नर्व इंजरी हो जाती है। ऑन द टेबल हमेशा हमेशा यू कैन ऑलवेज राइट हेमरेज एंड गेट फुल मार्क्स। हेमरेज हो गया। दूसरा क्या हो गया? रिकरेंट रेंजियन नर्व को आपने कट कर दिया। साथ ही ट्रेकिया पड़ा होता है, पीछे एसोफेगस पड़ा होता है, ठीक है, साथ आपने इंजरी ऑफ एसोफेगस कर दी। दूसरा एपनिया होता है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन। एपनिया क्यों होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो हमारी ड्राइव है, ठीक है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलस है। जब आप खोलते हो ट्रेकिया को तो जल्दी से सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है एंड जो रेस्पिरेटरी ड्राइव गोज डाउन, तो एपनिया हो जाता है, सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग होती है एपनिया। इंटरमीडिएट होती है आफ्टर फ्यू आवर्स और डेज, अगेन उसमें ब्लीडिंग रिएक्शनरी सेकेंडरी कराया था। रिएक्शनरी ब्लीडिंग कितने बाद हो रही थी? 24 आवर्स बाद ब्लीडिंग हो सकती है जब सूचर्स वगैरह हिल जाए। ट्यूब डिस्प्लेस हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है। अच्छा, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा क्यों होता है ट्रेकियोस्टमी की कॉम्प्लिकेशन है? व्हाट इज सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा? होता है जब आप टाइट क्लोजर ऑफ द वुंड कर देते हो। उसके बाद देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन एटीलेक्टेसिस इन लंग एब्सेस। एटीलेक्टेसिस क्या चीज है? व्हाट इज एटीलेक्टेसिस? एटीलेक्टेसिस होती है पार्शियल और कंप्लीट कोलैप्स ऑफ एंटायर लंग और लोब ऑफ लंग। अब वो कोलैप्स क्यों कर गया? कोलैप्स इसलिए कर गया कि जो आप आर्टिफिशियल एयर बाहर से सप्लाई कर रहे हो वो अंडर इन्फ्लेट रखती है लंग को, अंडर इन्फ्लेट करती है, वो पूरा तो नहीं खोल सकती ना। अभी आई एम ब्रीथिंग तो ऑल ऑफ माय lobes of the lung are completely filled, हाँ, it's called collapse of the lung। अब उनको पूरा इन्फ्लेट नहीं कर सकते, अंडर इन्फ्लेटेड रहते हैं, ठीक है। लेट कॉम्प्लिकेशन क्या है? अगेन हैमरेज है, स्टेनोसिस होना शुरू हो जाएगा, वो जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है उसके कार्टिलेज का निक्रोसिस हो जाएगा, इसलिए हम नीचे करते हैं। ट्रेकिया के अंदर अल्सरेशन इन्फेक्शन हो जाएगी, आपने ट्रेकिया एसोफेगस का फिस्टुला कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हो, राइट। उसके बाद वहां पे जब ये रिमूव करते हैं, ट्रेकियोस्टमी रिमूव करते हैं, तो वहां पे इतना बड़ा स्कार रह जाता है जो कि नजर आता रहता है कि यहाँ पे हुई थी, जिन लोगों की हुई होती है द स्कार किलाइट फॉर्म हो जाता है एंड इट इज विजिबल, वो नजर आता रहता है। अच्छा, अब वी हैव इन क्वेश्चन a 14-year-old boy presents with history of right-sided nasal obstruction for last 4 months है, अभी शुरू हुई है। there is history of profuse bleeding from nose for almost 1 month. Examination revealed mass in the right nasal cavity which bleeds to touch. अब आपने देखा था पोलिप में बहुत एक आध एपिसोड हुई थी, इट वाज नॉट टू मच ब्लीडिंग, ठीक हो गया। इसका डीडी क्या होगा? प्लीज मुझे डीडी भी लिखवाओ इसका, शाबाश। पोलिप में डीडी लिख दो अगर वो आपसे पूछते हैं, यहाँ तो पूछा नहीं हुआ। What investigation would you do to establish the diagnosis in this patient and treatment? क्या हॉलमार्क्स की एक चीज थी जो हम करते थे जिससे फॉरेन डायग्नोसिस जाता था, एक साइन था जब
इंट्रल साइन था ना, हॉलमैन मिलर साइन था, सीटी पे नजर आता था। ये जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा क्या मेल चाइल्ड में होता है, टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट है तो प्यूबर्टी के करीब होता है। ये देखो एंट्रम की आगे मूवमेंट, जो उसकी पोस्टीरियर वॉल होती है ना मैक्सिलरी साइनस की, जो पोस्टीरियर वॉल होती है मैक्सिलरी साइनस की, वो आगे की तरफ बोर्ड आउट होती है, ये यहाँ पे ऐसे करके आगे की तरफ आई थी। इसकी देखिए नॉर्मल ऐसी की जा रही है। और क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, क्योंकि यू वोंट गेट 2 मार्क्स पर कैरोटिड एंजियोग्राफी कराते हैं, यस एक्सरे करा सकते हैं, एमआरआई कराते हैं, राइट। इस तरह से लिखना है कि बायोप्सी इज स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है, बिकॉज इट ब्लीड्स प्रोफ्यूजली और ये बॉयज ऑलरेडी एनीमिक होते हैं। तो सीटी स्कैन कराना है ऑफ हेड विद कंट्रास्ट, उसमें इंटीरियर बोइंग ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मैक्सिलरी साइनस। एमआरआई से देखना है एक्सटेंट कितनी है, कैरोटिड एंजियोग्राफी से देखना है कि कौन सी वेसल फीड कर रही है। अब हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, डू वी हैव मेडिसिन फॉर दिस। ट्रीटमेंट इज, हम सर्जरी थी हमारे पास, ठीक हो गया, सर्जिकल ऑप्शन थी, वी हैड रेडियो ऑप्शंस, आई रिमेम्बर हार्मोनल थेरेपी भी थी, और एक और चीज थी कीमो भी थी हमारे पास, ठीक है। सर्जरी में हमारे पास अप्रोचेस थी, एटलीस्ट राइट नेम्स ऑफ 4 to 5 अप्रोचेस, ट्रांसपैरेंटाइन थी, ट्रांसप्लांटाइन सबलेबियल थी, नोज की साइड से लेटरल राइनोटमी थी, एंडोस्कोपिक रिमूवल थी। रेडियो में हमने रेडिएशन देनी थी। व्हाट वाज द रेडिएशन डोज, 3000 सी ग्रे। उसके बाद हमारे पास हार्मोनल ऑप्शन थी, इसमें हमने क्या देना था, एंड्रोजन ब्लॉकर देना था, फ्लूटामाइड देना था, ठीक है, टू अरेस्ट द ग्रोथ। उसके बाद हमारे पास कीमो थी, कीमो में ड्रग्स क्या नेम थे, व्हाट वर द नेम्स ऑफ द ड्रग इन द कीमो। फ्लूटामाइड तो हार्मोनल थेरेपी में लिखना है ना, इसकी कीमो के ऑप्शन में क्या लिखना है, कीमो के ऑप्शन में लिखना था विनक्रिस्टिन डॉक्सीडोपासिन, ठीक है, विनक्रिस्टिन डॉक्सीडोपासिन। आगे क्वेश्चन है, a 28-year-old patient presented to ENT OPD with history of progressive unilateral sore throat. Please underline unilateral क्योंकि इससे बड़ी important बात होती है। For the last 4 days with adenophagia, drooling of saliva, fever and headache. On examination, there is bulge in the posterior right tonsil, fluctuating swelling in the neck. Patient is neither hyperemic. No, patient has, let me clear this, I am unable to read. Has neither hyperemia of the tonsil nor lymphadenopathy. Temperature is 107. What is your provisional diagnosis? अच्छा, किसी को लगता है कि क्विंसी नहीं होना चाहिए ये? Does somebody has another option? किसी को डाउट है कि it shouldn't be quincy, peritonsillar abscess नहीं होना चाहिए? अच्छा, enlist relevant investigations. What will be the line of treatment? We just did line of treatment. इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं, तो कल्चर ऑफ पस कराना है, नीडल से एस्पिरेट करना है, फिर उसको कल्चर ऑफ पस कराना है कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए। एग्जामिनेशन ऑफ थ्रोट करना है, उसमें क्या टॉन्सिल्स और पिलर्स कंजेशन नजर आएगी, रेड नजर आएंगे, यूविला ऑपोजिट साइड पे पुश होगा, ये देखो। सॉफ्ट पैलेट बल्ज करी होगी, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी होगी और टॉर्टिकुलस हो सकता है, बिकॉज पैराफ्रिंजियल एब्सेस को फौरन जल्दी से इन्वॉल्व कर लेता है। और हम सीटी और एमआरआई स्कैन कराएंगे of neck to show the extent of the abscess. अच्छा, अब ये आया क्वेश्चन, a 3-year-old child is brought by her mother with complaints of hoarseness associated with inspiratory stridor.
Hoarseness का क्या मतलब होता है? Vocal cords involved. Wherever you read hoarseness, just means vocal cords are involved. With history of upper respiratory tract infection, this is normally taking the feed. A flexible laryngoscopy shows mucosa covered with pinkish grape-like masses, both in supra and glottic region. What is the most likely diagnosis, causative agent, and treatment? अच्छा ये होता है अगर if the mother is having papilloma virus, do you know कि वो have you done female genital pathology, genital tract pathology? उसमें there was HPV virus जिसके लिए जब कहते हैं before the woman starts sexual activity, it can also cause carcinoma. उसके लिए इसको हम वैक्सीन कराते हैं, ठीक है? तो ये 19-20 years में कराते हैं. अगर mother has this in her tract, ठीक है, उसके ट्रैक में है, वेजाइनल ट्रैक में, वहां से बेबी पास करते हैं ना, तो ये वहां से लगती है इन्फेक्शन, ठीक है, ये वहां से इन्फेक्शन लगती है. इसका आंसर है जुवेनाइल पैप्लोमेटोसिस. जुवेनाइल पैप्लोमेटोसिस, ठीक है, मोस्ट कॉमन बिनाइन है ये. इसका ओरिजिन क्या होता है? द अदर क्वेश्चन दे आस्क एससीक्यू में पूछा हुआ है, इसका वायरल ओरिजिन होता है ह्यूमन पेपिलोमा डीएनए वायरस टाइप 6 और टाइप 11 कॉज करते हैं. कैसे? वेजाइनल ट्रैक्ट में जो फीमेल्स के होते हैं. इसके लिए क्या करें, प्रिवेंशन क्या करें कि बेबीज को जुवेनाइल पैप्लोमेटोसिस ना हो? आई जस्ट टोल्ड यू क्या करें. एक तो पैप स्केल से स्क्रीनिंग कराएं, उसके बाद एजुकेट करें कि बिफोर यू गेट मैरिड और engage in sexual activity, please get HPV vaccination, right? हाँ, एजुकेट करें, काउंसिल करें, पैप्स में से ट्रीट करें उसको. उसके बाद देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इट इन्वॉल्व सुप्राग्लॉटिक एंड ग्लॉटिक रीजन, ठीक है, ये उसने लिख दिया आपको. उसके बाद 3 to 5 years का चाइल्ड प्रेजेंट करेगा. सिनेरियो में बिल्कुल यही है. होर्सनेस है उसे क्या वोकल कॉर्ड्स के ऊपर ये बना हुआ है, ठीक है. होर्सनेस का मतलब ये लीजन वोकल कॉर्ड्स के बाद है और स्ट्राइडर भी हो रहा है. उसके बाद उसने फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक लेंजिस्कोपी की, लेकिन हमें कंफर्म करने के लिए बायोप्सी करनी पड़ेगी. अब ट्रीटमेंट क्या है? हमारे पास सर्जिकल मेडिकल ऑप्शंस हैं. सर्जरी में क्या है? माइक्रोरेंजियोस्कोपी और CO2 लेजर से एक्सरसाइज करना है इसको. लेकिन वाइल यू आर एक्सरसाइजिंग इट, ठीक है, ये लीजन को जो पैपिलोमा बना हुआ है वोकल कॉर्ड्स के ऊपर, एक्सरसाइज करते हुए बहुत ध्यान रखना है कि वोकल कॉर्ड के लिगामेंट्स को इंजरी ना हो जाए ना, वॉइस चली ना जाए उसकी. जो मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे पास उसमें इंटरफॉन अल्फा 2 है, लेकिन उसके इतने साइड इफेक्ट्स हैं. Fever, chills, myalgia, body aches, headache, loss of weight, suppression of bone marrow. Similarly, हम 13 cis retinoic acid दे सकते हैं, एंड उसके भी बहुत साइड इफेक्ट्स हैं. ये देखो वोकल कॉर्ड्स के ऊपर पैपिलोमा बना हुआ है, ये देखो ग्रेप्स बने हुए. लेकिन राइट के वोकल कॉर्ड्स के ऊपर ग्रेप्स बने हुए नजर आ रहे हैं. आगे क्वेश्चन है, 2-year-old child presented in ENT emergency with complaints of sudden onset of difficulty in breathing. 2-year-old child with respiratory stridor. Respiratory stridor है तो किधर है लीजन? यार सुप्राग्लॉटिक पे है, ठीक हो गया, सुप्राग्लॉटिक रीजन पे है. उसके बाद वो ट्राइपॉड पोजीशन पे बैठा हुआ है, ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा हो रहा है, टेम्परेचर 40 है, नेक रेडियोग्राफ पे थंब साइन आ गया, लेटरल व्यू ऑफ. व्हाट इज diagnosis causative organism and how will you treat the patient? acute epiglottis है. और उसके बाद causative organism क्या था इसका? H influenza. We just did it yesterday. And how will you treat the patient? शाबाश. सबसे पहले तो हॉस्पिटलाइज कर लो इन बेबीज को. always begin your answer of larynx with I would like to. ये देखो, just reminding you कि ये thumb sign है.
थंब साइन क्यों हुआ? स्वॉलन हो गया आपको। थंब साइन मींस आपका एपिग्लॉटिस स्वॉलन है, उसको रेड, एंग्री रेड भी मैंने बोला था कल, एंग्री रेड एपिग्लॉटिस। ट्राइपॉड साइन क्यों है? क्योंकि चाइल्ड क्या कर रहा है, अपने एक्सेसरी मसल्स यूज कर रहा है ब्रीथिंग के लिए, तो वो उठ के बैठा हुआ है। अब इस चाइल्ड को एडमिट कर लो। ट्रीटमेंट ऑफ वो एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस कौन सी थी? डज समबडी रिमेंबर के कल हमने किया था, इट वाज एन एमसीक्यू टू। सेफ्ट्राक्सोन, वेरी गुड। थर्ड जनरेशन से फेलोस्पोरिन, और पेंसिलिन भी दे सकते थे, एम्पिसिलिन भी। ठीक है, सिर्फ सेफ्ट्राक्सोन देना था। उसके बाद were we supposed to give steroids as well? Yes, steroids भी देने, क्यों? Because there is edema. So before going towards tracheostomy, please give steroids first, edema को reduce करने के लिए। हॉस्पिटलाइज किया हमने, एंटीबायोटिक्स दी हमने, स्टेरॉइड्स दी, और बच्चा इज अनेबल टू फीड, तो उसको हाइड्रेट करो, ऑक्सीजन लगाओ, और अगर फिर भी मैनेज नहीं होता, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, तो ट्रेकियोस्टमी विल बी मस्ट।